सनाया एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वह पुरानी चीजों को खोजती है, लोगों के सामने लेकर आती है और लोगों को उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आज सनाया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला था। लेकिन व्यक्ति हमेशा ज्यादा चाहने की चाहत रखता है, इसलिए सनाया की तलाश अभी भी जारी है और इस बार वह कोई पुरानी हवेली में जाना चाहती है जहां उसे कई सारी पुरानी चीजें मिल जाए। इसलिए उसने दीपक को कॉल किया। दीपक उसका कॉलेज फ्रेंड है। सनाया दीपक से उसका हालचाल पूछती है और दीपक सनाया को बधाई देता है उसके बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए। इस पर सनाया उसे थैंक यू बोलती है। सनाया उससे पूछती है, क्या तुम कोई पुरानी जगह के बारे में जानते हो जहां पर मुझे पुरानी चीजें मिल जाए जो कि मेरे काम की हो? थोड़ी देर सोचने के बाद दीपक उसे बताता है कि जंगल के बीच में कोल्हापुर गांव के पास एक हवेली है। वहां पर अब कोई नहीं रहता है। वहां पर तुम्हें कई सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि तुम्हारे काम की है। सनाया दीपक को थैंक यू बोलती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दोपहर के 3 बज चुके थे। शाम भी जल्दी होने वाली है। क्योंकि रास्ता बहुत दूर है इसलिए अब निकलना ठीक नहीं था। सनाया ने सोचा कि अब कल सुबह ही जाऊंगी, इसलिए वह अभी से पैकिंग करने लगी, जो भी चीजें उसकी जरूरत की है, और कल सुबह होने का इंतजार करती है। उसे रात को एक्साइटमेंट की वजह से ठीक से नींद भी नहीं आती है। सुबह होते ही वह राज के घर पहुंच जाती है। राज उसका कॉलेज फ्रेंड था लेकिन अब उसका मंगेतर है। सनाया राज के घर का गेट खटखटाती है। राज गेट खोलता है और देखता है कि सनाया उसके घर आई है। वह सनाया को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर राज सनाया से चाय पानी और कॉफी के लिए पूछता है। सनाया उसे कॉफी के लिए हाँ कर देती है। राज सनाया के लिए कॉफी बनाकर ले आता है और सनाया से पूछता है कि आज तुम इतनी सुबह मेरे घर क्यों आई हो, कोई समस्या है क्या? इस पर सनाया राज को कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज कहता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, बताओ। सनाया राज को सब कुछ बता देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। राज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। राज अपनी कार निकालता है और दोनों कार में बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। सनाया नई जगह जा रही थी और राज को उसके साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिल गया, इसलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा होने वाला है और यहाँ से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ देने वाली है। राज और सनाया जंगल में प्रवेश कर गए थे और हवेली पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। राज और सनाया अब गाड़ी से उतरते हैं और राज गाड़ी चेक करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। सनाया राज पर गुस्सा करती है और कहती है कि इस खटारा को लेकर तुम मेरे साथ क्यों आए? वह चारों ओर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ सुनसान थी। कुछ देर बाद वहां से एक साधुओं का झुंड निकलता है। राज और सनाया साधुओं के पास आते हैं और उनसे उस हवेली का रास्ता पूछते हैं। उनमें से एक साधु पूछता है कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तो सनाया बोलती है कि हमें वहां पर कुछ काम है। साधु उनसे कहता है, जो भी व्यक्ति वहां एक बार जाता है वह वापस कभी लौट कर नहीं आता है। वह महल शापित है। वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रात में उस महल से कई लोगों के चीखने की आवाजें और रोने की आवाजें आती हैं। इसीलिए कई वर्षों से वह महल बंद है। तुम वहां ना जाओ तो ही अच्छा रहेगा। यह कहकर सभी साधु वहां से निकल जाते हैं। सनाया भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती है। वह राज से कहती है, चलो हवेली के अंदर चलते हैं। राज को थोड़ा भय लगने लगा था लेकिन वह सनाया से कुछ भी नहीं कहता। दोनों कार को वहीं छोड़कर महल की ओर चलने लगते हैं। राज और सनाया दोनों रात के लगभग 11 बजे हवेली पहुंचते हैं। राज चारों ओर देखता है पर उसे अंधेरा और सनसनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राज सनाया के बैग में से टॉर्च निकालता है। फिर
वह टॉर्च से देखने की कोशिश करता है तो वह क्या देखता है कि महल की दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। उन चित्रों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। यह देखकर राज पूर्णतः डर गया। राज सनाया से लौटने के लिए कहता है, लेकिन सनाया उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले मैं अपना काम खत्म करूंगी, फिर चलेंगे। राज जैसे ही महल का दरवाजा खोलता है, उसी वक्त पूरे महल की लाइट आ जाती है। यह देखकर राज और भी डर जाता है, लेकिन सनाया खुश हो जाती है। राज और सनाया अब हवेली के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही तेज हवा चलने लगती है, चमगादड़ मंडराने लगते हैं। अब राज का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है कि यहाँ पर कोई है जो दिख नहीं रहा है। सनाया उसकी बात मानेगी नहीं, इसलिए राज ने सनाया को कुछ भी नहीं कहा। सनाया अंदर से उस हवेली को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जिससे उसने बाहर के हलचल को अनदेखा कर दिया था। राज और सनाया महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पर ताला लगा हुआ था। सनाया राज से ताला खोलने के लिए कहती है। राज ताला खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता है। अब सनाया भी ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह ताला नहीं खुला, इसलिए दोनों अब वहां से लौटने लगे। अब राज ने एक सुकून की गहरी सांस ली, लेकिन सनाया अब दुखी हो गई। जैसे ही दोनों वहां से लौटने लगे, उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है और वह ताला खुल जाता है। यह नजारा देखकर राज को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो अदृश्य शक्ति है। राज सनाया से कहता है कि अभी तो यह ताला खुल ही नहीं रहा था, लेकिन एक हवा के झोंके से यह ताला कैसे खुल सकता है? सनाया, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। सनाया कहती है कि पुराना ताला है, खुल गया होगा, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। फिर सनाया उसे डरपोक कहकर चुप करा देती है और कहती है, चलो अंदर। राज और सनाया हॉल में पहुंच जाते हैं। राज देखता है कि चारों ओर खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। सनाया अंदर पुरानी चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सनाया ने उन चीजों के बारे में और अधिक जाना और उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। उस वक्त राज हवेली में चारों ओर अपनी नजरें घुमा रहा था। वह देख रहा था कि कहीं से कोई समस्या ना आ जाए। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। सनाया का भी काम खत्म हो चुका था। फिर दोनों वहां से निकलने लगते हैं। राज ने सोचा, चलो सब कुछ ठीक रहा, कोई भी समस्या नहीं आई, पर उन्हें नहीं पता था कि ये खामोशी तूफान के आने के पहले की शांति थी। जैसे ही राज और सनाया हवेली से बाहर जाने लगते हैं, उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है और घर का दरवाजा बंद हो जाता है। राज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा राज से नहीं खुलता है। अब राज और सनाया हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उसी वक्त वह दोनों खिड़की में से देखते हैं कि बाहर एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है, उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं और वह हवा में उड़ रही थी कि बड़े बड़े दांत और उसके दांतों से रक्त टपक रहा था कि बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े बाल थे। यह दृश्य देखकर राज और सनाया दोनों भय के मारे कांप उठे। अब तो हवेली में से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर राज और सनाया को ऐसा लगा जैसे कोई सारे इंसानों पर कोई एक साथ कोड़े बरसा रहा है। उनमें से एक भारी और डरावनी आवाज हंसने की आने लगी। यह सब सुनकर राज और सनाया शरीर शिथिल से हो गए थे, मानो उनमें जान ही ना रही हो। चारों ओर हवा चलने लगी। झूला अपने आप झूल रहा था, वह भी बिना किसी सहारे की जी अपने आप हिलने लगी। सारे हवेली के पर्दे हवा से इधर उधर टूटकर गिरने लगे। चारों ओर कोलाहल सा मच गया था। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें और यहाँ से कैसे बचे। अब राज थोड़ा साहस जुटाता है और वह वहाँ रखी हुई कुर्सी को उठाकर खिड़की का कांच तोड़ देता है और
हवेली से बाहर निकल जाता है। फिर वह सनाया को भी बाहर बुलाने लगता है। जैसे ही सनाया बाहर आने लगती है, उसी समय एक अजीब सी दिखने वाली औरत सनाया को उठाकर कमरे के अंदर ले जाती है। सनाया उस समय कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी, पर कह नहीं पाई और कमरे का गेट बंद हो जाता है। राज खिड़की से वापस अंदर जाता है और कमरे का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन राज से गेट नहीं खुलता है। फिर राज धक्का देकर गेट को तोड़ देता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि सनाया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। वह सनाया के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सनाया मर चुकी थी। फिर से हवेली में पहले की जैसे शांति छा गई थी। सनाया को मरा देखकर राज एकदम से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर राज ने अपने आप को संभाला। राज ने सनाया की लाश को अपनी गोद में उठाया और सामने सामान को भी। फिर वह उस हवेली से निकलकर अपनी कार के पास पहुंच गया। राज ने सनाया की लाश को कार में रखा। वक्त से कुछ भी सुध बुध ना थी कि आंखों में से बस आंसू बह रहे थे। फिर राज ने कार चालू की। खराब कार अब अपने आप सही हो चुकी थी। राज सनाया की लाश को अपने घर लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने घर का गेट खोलता है तो देखता है कि उसके दोस्त दीपक और राहुल वहां पे बैठे हुए हैं। दीपक और राहुल आपस में बात कर रहे थे। राज को आता देख दोनों खुश हो गए, लेकिन सनाया को इस हालत में देखकर उन दोनों को एक धक्का सा लग गया। राज सनाया की लाश को सोफे पर रख देता है और उसी के पास धरती में उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। राहुल और दीपक राज से पूछते हैं सनाया को क्या हुआ है और वह कहाँ गए थे, लेकिन राज अपनी सुध बुध खो देता है और शांत बैठा रहता है कि आंखों में केवल आंसू थे और होठों पर चुप्पी। अब राहुल और दीपक के मन में कई तरह के प्रश्न आने लगे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला राज अभी भी चुप बैठा हुआ था। दीपक राज के लिए पानी लेकर आता है और उसे जबरदस्ती पानी पिलाते हैं। राज एक घूंट पानी पीकर गिलास रख देता है। अब तो राहुल और दीपक यह समझ चुके थे कि सनाया की मृत्यु हो गई है। उन दोनों के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। राहुल और दीपक अपने आप को संभालते हैं। फिर दोनों राज से कहते हैं कि सनाया की लाश को अब हमें दफनाना ही होगा। हम कब तक उसे ऐसे ही हाल में रखेंगे? तो राज मना करने लगता है दफनाने के लिए। राहुल कहता है कि तुम सनाया से प्यार करते हो ना, तो क्या तुम नहीं चाहते कि सनाया की आत्मा को शांति मिले? क्या तुम यह चाहते हो कि उसकी आत्मा भटकती रहे? फिर राज अपने आप को संभालता है और चलने को तैयार हो जाता है। राज सनाया की लाश को गोद में उठाकर अपनी कार तक ले जाता है और उसे कार में रख देता है। फिर दीपक और राहुल तीनों कार में बैठकर सनाया की लाश को दफनाने श्मशान ले जाते हैं। राहुल और दीपक लाश को दफनाते हैं। यह देखकर राज जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोने लगता है। फिर राज, राहुल और दीपक घर आ जाते हैं। घर आते ही दोनों राज को समझाते हैं, उसे थोड़ा बहुत खाना भी खिला देते हैं। राज राहुल और दीपक से कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। यह कहकर राज अपने कमरे में चला जाता है। राहुल दीपक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि राज को अभी सनाया का बहुत दुख है, इसलिए उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। पर दीपक हाँ कर देता है और राज के घर से निकल जाता है। दीपक के घर से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर आ जाती है और वह मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह कहता है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया, मार दिया मैंने सनाया को। 3 साल पहले जब राज, सनाया, राहुल, दीपक और अनामिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस समय उन सभी की फाइनल ईयर चल रही थी। सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज का या कुछ भी काम होता था उसे वह सब मिलकर साथ में ही किया करते थे। लेकिन कहीं न कहीं ये दोस्ती कभी न कभी प्यार में बदल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था दीपक के साथ। दीपक सनाया को पसंद करता था, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी सनाया से कह नहीं पाया। और अपनी सनाया, वह तो राज को पसंद करती थी, लेकिन वह भी राज से कभी कह नहीं पाई कि वह उसको पसंद करती है।
दोनों अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबाकर रख लेते हैं। अनामिका दीपक को बहुत पसंद करती थी और उसने 2 बार दीपक को प्रपोज भी किया था, लेकिन दीपक ने मना कर दिया था। परंतु अनामिका को यह नहीं पता था कि सनाया के लिए दीपक ने उसे मना कर दिया था। आज शनिवार है, सभी दोस्त कॉलेज आए, सभी ने अपनी अपनी क्लास लगाई और फिर सभी दोस्त कैंटीन में पहुंच जाते हैं। कैंटीन में सभी खाना खाते हैं और साथ में बात भी करते हैं। तभी राहुल बोलता है, क्यों ना कल संडे है तो हम सभी कहीं घूमने चले। दीपक सोचता है कि यही सही मौका है सनाया से अपने दिल की बात कहने का, इसलिए दीपक फौरन हाँ कर देता है। उसी समय राहुल दीपक की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हारा जाने का बहुत मन है। इस पर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। चलो फिर हम सब भी चलते हैं, बहुत दिनों से कहीं पर गए भी नहीं हैं, राज कहता है ठीक है, तुम सभी लोग मुझे कल सुबह कॉलेज के पास वाले गार्डन के बाहर मिलना, मैं अपनी कार ले आऊंगा, फिर वहां से हम सभी पहाड़ी वाले इलाके में घूमने चलेंगे। और आज शनिवार है इसलिए कॉलेज का भी हाफ डे था, तो सभी कॉलेज खत्म करके सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दीपक ने सोचा कि कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि वह कल अपने दिल का बात सनाया को बता देगा। राज, सनाया, दीपक, राहुल और अनामिका सभी कल जाने के एक्साइटमेंट के कारण अभी से ही अपनी पैकिंग करने लगे और सुबह होने का इंतजार, क्योंकि कल की सुबह सनाया और अनामिका के लिए बहुत खास होने वाली थी। जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आ ही गया, मतलब सुबह हो गई है। सनाया, दीपक, राहुल और अनामिका जल्दी जल्दी तैयार हो गए। फिर सभी फ्रेंड्स गार्डन के बाहर पहुंच जाते हैं। बस राज के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि राज अभी नहीं पहुंचा था। राहुल और अन्य सभी राज को फोन लगाते हैं, पर वह उठाता नहीं है, जिससे उन सभी को लगता है कि शायद राज अभी कार चला रहा होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। राज रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए वह सुबह जल्दी नहीं जाग पाया। जैसे ही वह जागता है तो देखता है कि घड़ी में 6 बज चुके थे। राज जब अपना फोन देखता है तो उसमें 20 मिस कॉल थे। वह जल्दी से ही अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है, चेहरा धोता है, फिर अपना किया हुआ सामान उठाकर घर को ताला लगाता है, फिर अपनी कार को लेकर दोस्तों के पास पहुंच जाता है। तब तक सभी दोस्त 1 घंटे से खड़े रहकर राज का इंतजार करते रहते हैं। कभी कभी तो सनाया वहां से घर लौटने की बात कहती तो दीपक उसे बार बार रोक लेता था और कहता बस राज 2 मिनट में आता ही होगा, क्योंकि दीपक को सनाया से अपने दिल की बात जो कहनी थी। उसी वक्त वहां राज पहुंच जाता है तो सभी उस पर नाराजगी जताते हैं। राज से कई तरह के सवाल करने लगे। राज सभी को सॉरी बोलता है और वह कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो मैं रात को थोड़ा देर से सोया था, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली। अब आप सभी जल्दी से कार में बैठिए, पहले से ही हमें बहुत देर हो गई है। जैसे ही सनाया कार में बैठने को आती है तो दीपक उसके लिए पीछे का गेट खोल देता है और उसे लगता है कि सनाया बैठ जाएगी, क्योंकि दीपक सनाया के साथ बैठना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दीपक के अरमानों पर पानी फिर गया। जैसे ही दीपक ने गेट खोला तो अनामिका आकर बैठ गई। उसे लगा कि दीपक ने उसके लिए गेट खोला है। अनामिका ने दीपक को धन्यवाद कहा। इस पर दीपक ने सर में हाँ हिला दिया। सनाया आगे राज के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अब दीपक को अनामिका के साथ ही बैठना पड़ा पीछे वाली सीट पर, और बगल में उसके राहुल भी बैठ गया। अनामिका खुश थी कि दीपक उसके बगल में बैठा है और सनाया भी, क्योंकि वह राज के बगल में बैठी थी। लेकिन इन सब के बीच में थोड़ा सा दीपक दुखी हो गया, क्योंकि वह सनाया के साथ नहीं बैठ पाया। दीपक ने सोचा कोई बात नहीं, हम सभी फ्रेंड्स ही तो है, सभी कार में एंजॉय करते हैं। राज को ड्राइविंग करते समय सनाया बीच बीच में देख लिया करती थी। फिर जैसे ही राज अपने नजरें घुमाता तो सनाया उससे अपनी नजर चुरा लेती। अब राज को भी समझ आने लगा कि सनाया उसे पसंद करती है। फिर कुछ ही देर में सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। सभी गाड़ी से उतरते हैं और वहां का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
सभी सेल्फी खींचने लगते हैं, एंजॉय करते हैं और इधर उधर की चीजों को देखते हैं और अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। वे जहाँ भी नई नई चीजों को देखने जाते थे तो सनाया राज के साथ ही जाती थी और अनामिका दीपक के साथ, और राहुल वह किसी के साथ भी चला जाता। एक बहुत दूर पहाड़ी पर एक झरना बह रहा था। झरना देखने के लिए अनामिका दीपक को साथ ले जाती है। अनामिका दीपक का साथ छोड़ ही नहीं रही थी। इस पर दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वह अपने दिल की बात सनाया से कहेगा, और इधर सनाया राज का साथ नहीं छोड़ रही थी। वह जहाँ भी जाती राज के साथ ही जाती। एक तालाब में नीलकमल लगे हुए थे। उन्हें देखने के लिए राज और सनाया निकल जाते हैं। राहुल अब सनाया और अनामिका का स्थिति समझ चुका था। राहुल कहता है कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मैं यहीं रुकता हूँ, तब तक तुम देखकर आ जाओ। राज और दीपक हाँ कहकर वहां से चले जाते हैं। अनामिका ने सोचा कि एक बार मैं फिर से दीपक को प्रपोज करती हूँ, शायद यह मुझे एक्सेप्ट कर ले। अनामिका ने कहा, दीपक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी प्रपोज किया है, लेकिन तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें आज फिर से प्रपोज कर रही हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन दीपक ने इस बार भी अनामिका को मना कर दिया और कहा, पागल मत बनो अनामिका, मैं तुम्हारे प्रति ऐसा कुछ भी फील नहीं करता हूँ, और मैं तुम्हें नहीं सिर्फ और सिर्फ सनाया को पसंद करता हूँ। यह बात जानकर अनामिका को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अनामिका ने रोते हुए दीपक से कहा, अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दीपक ने सोचा कि अभी अनामिका गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। कुछ समय बाद अपने आप सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह कहकर दीपक वहां से जाने लगा। अनामिका कहती है, जिस सनाया के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, मैं उसकी जान ले लूंगी। लेकिन दीपक ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे अनामिका भी चलने लगी। इधर राज और सनाया एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे और उस पल का आनंद उठा रहे थे। अब समय भी बहुत हो चुका था, इसलिए राज और सनाया भी वहां से निकल गए। जहां पर राहुल बैठा हुआ था उस जगह पर सभी आकर मिलते हैं। अब समय भी बहुत बीत चुका था, इसलिए सभी को भूख लगी थी। सभी ने अपना खाना पीने का सामान निकाला और आपस में मिल बांटकर खाने लगे और उस पल का आनंद भी लेने लगे। लेकिन अनामिका दुखी थी क्योंकि दीपक ने उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था। उसने ऐसा नहीं दिखाया कि वह बहुत दुखी है। वह भी सभी के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी। लगभग शाम भी हो गई थी तो सभी जाने की सोचने लगे। फिर राज को एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। राज को ऊंचाई बहुत पसंद है। उसे वहां से सब कुछ नजारा देखना बहुत अच्छा लगता है। राज ने कहा, फ्रेंड्स चलो ना, हम सभी वहां से नजारा देखते हैं। लेकिन सनाया को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वह जाने से मना करने लगी और कहती है कि तुम सब जाओ, अब तब तक मैं यहीं पर आराम करती हूँ। राहुल, राज और अनामिका पहाड़ी पर जाने लगे। दीपक भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन राज ने उसे रोक दिया और कहा कि सनाया को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए तुम सनाया के पास ही रुको। दीपक हाँ बोल देता है। दीपक को तो इसी पल का इंतजार था। इतने समय से आज उसे मौका मिला सनाया के साथ अकेले में वक्त बिताने का। राज, राहुल और अनामिका वहां से निकल गए उस पहाड़ी से दृश्य देखने के लिए। दीपक ने सनाया से पहले तो सामान्य रूप से बात की। उसके बाद दीपक ने कहा, सनाया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सनाया ने कहा, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। दीपक ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम केवल दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सनाया ने गुस्से से कहा, और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं राज को पसंद करती हूँ। सनाया कहती है। दीपक यह जानकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। यह कहकर सनाया वहां से जाने लगी तो दीपक ने सनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा और उससे जबरदस्ती करने लगा। दीपक कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। सनाया को दीपक का बर्ताव पसंद नहीं आया और उसने दीपक को एक थप्पड़ मार दिया और कहा, अपनी हद में रहो दीपक। यह कहकर वहां से वह चली जाती है।
दीपक ने ठान लिया कि मैं इस थप्पड़ का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तब तक राज, राहुल और अनामिका भी लौट आए पहाड़ी देखकर। अब शाम भी हो गई थी, सभी घर जाने लगे। सनाया ने दीपक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन जब सभी दोस्त कॉलेज में मिलते हैं तो दीपक सनाया को सॉरी बोल देता है। उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सनाया ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर हम दोस्त ही है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए मैंने भी तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दिया, उसके लिए मुझे भी माफ कर देना। फिर दोनों वहां से चले ही जाते हैं। अनामिका 3-4 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। जब सनाया ने उसके घर पर फोन किया तो अनामिका की मम्मी ने रोते हुए कहा, अनामिका ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर सनाया का गला भर आया और उसके आंखों से आंसू आने लगे। सनाया ने रोते हुए पूछा, कब और कहाँ? अनामिका की मम्मी कहती है, जब से वह तुम्हारे साथ से घूमकर आई थी तभी से। बस जब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर उसके 2 दिन बाद वह मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी पुश्तैनी हवेली में घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा, हम सभी कल चलेंगे तुम्हारे साथ। अनामिका कहती है कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम चली जाना। अनामिका ने वहीं जाकर आत्महत्या कर ली। अगर मुझे यह सब पता होता तो मैं उसे कभी वहां जाने नहीं देती। सनाया अनामिका की मम्मी को सांत्वना देती है और फोन काट देती है। राहुल, राज और दीपक सनाया से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और क्या कहा अनामिका की मम्मी ने। सनाया सब कुछ बता देती है। यह जानकर सभी को बहुत दुख हुआ। दीपक समझ जाता है कि अनामिका ने उसी के लिए अपनी जान दे दी, पर दीपक यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम इतना भयानक भी हो सकता था। फिर कुछ दिनों बाद दीपक उसी हवेली में जा रहा होता है। अनामिका की कुछ निशानी ही मिल जाए, इस मकसद से उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम सूरज था। वह हवेली के पास स्थित गांव में रहता था। तुम इस ओर कहाँ जा रहे हो? दीपक कहता है कि इस ओर एक हवेली है, मैं उसी हवेली में जा रहा हूँ। तो सूरज उसे रोकता है और कहता है कि तुम उस हवेली में नहीं जाओ दीपक। वह कहता है, क्यों? सूरज कहता है कि उस हवेली में रात के 12 बजे के बाद कुछ आवाज आती है। वह आवाजें बड़ी ही दर्द और बदले से भरी होती है। वह एक औरत की आवाज है। वह कहती है कि दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। और दूसरी सनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही दीपक वहां से अपने घर लौट आया। दोस्तों, यह वही हवेली थी जहां पर सनाया की मौत हुई थी। 2 महीने बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है तो सनाया राज को प्रपोज करती है। राज पहले से ही जानता था कि सनाया उसे पसंद करती है। राज सनाया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सनाया और राज अपने घर पर बता देते हैं कि वह एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उनके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। ये था कि राज और सनाया एक दूसरे से कैसे मिले थे और उसकी सगाई कैसे हुई थी। अब बात है उस दिन की जिस दिन सनाया को दफनाया गया था और राज दीपक और राहुल से कहकर वह अकेले अपने कमरे में चला जाता है। अब राज अपने कमरे में आकर सो रहा था तो हवेली का वही दृश्य बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसका वह भयानक सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। फिर जब उसने वही दृश्य देखा कि जिसमें सनाया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है, यह देखते ही वह पसीने में तरतर बत्तर हो गया और जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया, सनाया! यह सुनते ही राहुल उसके कमरे में जाता है और देखता है कि राज पूरे पसीने से लथपथ हो चुका है। राहुल राज के पास जाकर बैठता है और उससे पूछता है, राज, तुमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? यह सुनते ही राज राहुल की छाती से चिपक गया और रोने लगा। राज कहता है, राहुल, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरे सपने में वही हवेली का दृश्य बार बार सामने आ रहा है। राहुल राज को शांत करता है और उसके लिए पानी लेकर आता है और राज को पानी का गिलास देता है। राज पानी पीकर गिलास रख देता है
और राहुल से पूछता है कि तुम तो चले गए थे, फिर यहाँ कैसे आए? राहुल कहता है कि जब तुमने कहा था यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले रहना है, तो मैंने दीपक को घर भेज दिया था, क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें इस वक्त अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहीं रुक गया। राज कहता है मुझे माफ कर देना राहुल, मैंने तुम्हें यहाँ से घर जाने के लिए कहा। राहुल कहता है मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त तुम गुस्से में थे, पर कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर हॉल में ही सो रहा हूँ। यह कहकर राहुल राज के कमरे से चला जाता है और अब राज भी सोने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वह सो जाता है। इधर दीपक अपने कमरे में सो रहा था। उसी वक्त उसे किसी ने पुकारा, दीपक दीपक। यह आवाज किसी लड़की की थी। आवाज सुनकर किसी दीपक की आंख खुल जाती है। वह धुंधली आंखों से देखता है तो किसी लड़की का साया दिखाई देता है। हड़बड़ी में वह अपनी आंखें मलता है, फिर देखता है और देखते ही वह डर से कांपने लगता है। वह अनामिका की आत्मा थी। यह देखते ही दीपक डर जाता है। अनामिका की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। दीपक कहता है अनामिका तुम यहाँ कैसे? वह डर से कांप रहा था। अनामिका कहती है तुमने मुझे सनाया के लिए छोड़ा था ना, आज मैंने उसे मार दिया। वह जोर से हंसने लगी। मैं अब तुम्हें भी मारूंगी। और फिर कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। यह सारा दृश्य देखकर दीपक के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। डर की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वह राज के घर पहुंच जाता है। अब राज पहले से थोड़ा सा सामान्य हो चुका था। राहुल भी अभी तक वहीं पर था। दीपक बहुत घबराया हुआ था। इस पर राहुल दीपक से पूछता है कि क्या हुआ दीपक, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, आर यू ओके? इस पर दीपक कुछ भी नहीं बोलता है। उसी वक्त राज किचन में से अपने और राहुल के लिए कॉफी बनाकर लाता है और देखता है कि दीपक वहां पर बैठा हुआ है। राज दीपक से पूछता है कि क्या हुआ, तुम घबराए हुए लग रहे हो। दीपक राज और राहुल को रात की सारी घटना सुना देता है। राहुल दीपक को पानी पिलाता है। यह जानकर राज और राहुल को बहुत अजीब सा लगा कि कहीं न कहीं वह दोनों भी डर गए थे। राहुल दीपक से कहता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है, हम वहाँ चलते हैं। कुछ समय बाद राज, राहुल और दीपक तीनों उस तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं। तांत्रिक का रूप बहुत भयानक था। तांत्रिक कहता है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। दीपक तांत्रिक को पूरा हाल बता देता है। तांत्रिक कहता है कि तुम अब सब अमावस्या की रात को आना, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब अमावस्या का दिन आता है तो वो तीनों तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से अनामिका की आत्मा को बुला लेता है। वह अनामिका से पूछता है कि तुम दीपक को क्यों मारना चाहती हो, ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर अनामिका सबको सच बता देती है। वह कहती है कि मैं दीपक से प्यार करती थी, लेकिन दीपक सनाया से प्यार करता था, इस वजह से उसने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने सनाया को मार दिया और अब मैं इससे भी अपना बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मैंने अपनी जान ली थी। अब मैं इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक अपनी विद्या से अनामिका की आत्मा को बंदी बना लेता है। राज तांत्रिक से पूछता है कि क्या आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। तांत्रिक कहता है हाँ। राज कहता है तो फिर आप सनाया की आत्मा को बुला दो, मुझे उससे बात करना है। तांत्रिक राज से सनाया की फोटो मांगता है। राज सनाया की फोटो देखकर तांत्रिक को दे देता है। फिर उसके बाद तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ ही समय बाद वहां सनाया की आत्मा आ जाती है। राज सनाया की आत्मा को देखकर रोने लगता है और राहुल भी दुखी हो जाता है। सनाया भी राज को देखकर रोने लगती है। जैसे ही राज सनाया के पास जाने के लिए खड़ा हो जाता है तो तांत्रिक उसे मना कर देता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकते हो, तुम केवल उससे सिर्फ बातें कर सकते हो। राज सनाया से रोते हुए कहता है सनाया मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचा पाया, मेरे आंखों के सामने ही तुम मुझे छोड़कर चली गई। सनाया की भी आत्मा रोते हुए राज से कहती है कि
उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर तो यह दीपक का था। इसी ने मुझे उस जगह के बारे में बताया था वहां जाना था। यह जानता था कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। मैं तो यह बात तुम्हें बहुत समय से पहले बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई कि मेरी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी दीपक की। लेकिन आज मुझे यह मौका मिल गया और मैं तुम्हारे सामने आई, तुमको सारा सच बताया ताकि तुम जिंदगी भर अपने आप को नहीं कोसो कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं बच पाई और इस दीपक का भी सच बाहर आ सके। यह सुनकर दीपक डर गया। उसने सोचा कि अब राज मुझे नहीं छोड़ेगा। वह वहां से जैसे ही भागने का कोशिश करता है, उसी वक्त अनामिका ने अपनी शक्ति से तांत्रिक का मंत्र असफल कर अपने आप को आजाद कर लिया और तांत्रिक का खंजर उठाकर दीपक में घोंप दिया और दीपक की मृत्यु हो गई। फिर बाद में अनामिका और सनाया की आत्मा को भी शांति मिल जाती है कुछ पूजा पाठ करवाने के बाद। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ आगे भी सुनने के लिए मिले। और मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो आप हेल्प कर सकते हो और इस वीडियो को जितना से जितना चाहो आप शेयर कर दो ताकि लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। अगर आपके पास कुछ अपनी कहानी है या कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस है तो आप उसे मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।